गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज अपनी आगे की क्लास में वही राजस्थान के परिचय का टॉपिक चलेगा। इस टॉपिक में इतना टाइम और धीरे पढ़ाने का एक कारण ये है कि इस टॉपिक से मैं बार बार बता चुका हूँ, प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी के पहले टॉपिक या सामान्य राजस्थान की बात करें, पहला टॉपिक है और उसमें से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये बात अच्छी नहीं होती। इसलिए दोस्तों हम लोग इस पहले टॉपिक को बड़े गौर से और ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बीच में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अभी तक मुझे उस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है और वह क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, इसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है। तो विद्यार्थियों जवाब दें मुझे ज़रूर। आज मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपसे करूंगा और जो क्वेश्चन है उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए हम बात करेंगे राजस्थान के परिचय के बारे में। राजस्थान का परिचय, आकृति आकार विस्तार की बात कर ली हमने और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके संबंध में। हम एक राजस्थान का मानचित्र, एक रेखा चित्र, ठीक है। हमने ये भी कल बात करी थी दक्षिणतम, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी। राजस्थान के कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात हमने करी है, ठीक है। इसी तरह हम बात कर रहे थे उस टॉपिक के, उस क्लास के लास्ट में हमने बात करी थी कि इधर से एक रेखा निकलती है, मुख्य अक्षांश है और उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा निम्न में से निकलती है, राजस्थान के उत्तर में निकलती है, दक्षिण के भाग में निकलती है, पूर्व के भाग से निकलती है, पश्चिम के भाग से। तो अपना सीधा आंसर है कर्क रेखा दक्षिणी राजस्थान से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी राजस्थान से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन से जिलों से होकर निकलती है, कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो दो जिलों से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से, बांसवाड़ा के तो बीचों बीच निकलती है और डूंगरपुर में थोड़ी सी स्पर्श करती हुई, डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से ये निकलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा में इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर और डूंगरपुर में इसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर। और कुल कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा की कुल राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 25 + 1 बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगा? 26 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए आप
कि निम्न में से, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शहर कर्क रेखा पर स्थित होगा, और क्वेश्चन ये होगा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। कि राजस्थान का बांसवाड़ा जो शहर है, ये बांसवाड़ा शहर कौन सी रेखा पर स्थित है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा पर स्थित है। 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर्क रेखा से संबंधित क्या होगा। देखिए आजकल एक नया क्वेश्चन चल रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन से स्थान से होकर, कि राजस्थान के निम्न में से कौन से स्थान से होकर कर्क रेखा निकलती है, तो बांसवाड़ा जो जिला है, इस बांसवाड़ा जिले में एक गांव है। कौन सा गांव है, एक गांव है, और गांव का नाम क्या है, छिंच गांव। ये छिंच गांव दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ है ये बांसवाड़ा में। छिंच गांव बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। देखिए एक बार कर्क रेखा से संबंधित और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उन बात की आप गौर करें। कैसे क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से होकर कर्क रेखा निकलती है, तो कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है। राजस्थान के कौन से जिलों से होकर निकलती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। बांसवाड़ा के बीचों बीच निकलती है, डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से थोड़ा सा निकलती है। बांसवाड़ा में लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। डूंगरपुर में लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर। किसकी लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो टोटल कितनी हो गई, 26 किलोमीटर। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो राजस्थान का सबसे निकटतम जो शहर है जो कर्क रेखा की निकट है वह कौन सा है, बांसवाड़ा। और कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ली जाती है कि राजस्थान का ऐसा गांव जिससे होकर कर्क रेखा निकलती है, तो वह कौन सा है, वह छिंच गांव है। और ये छिंच गांव कहाँ है, ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन सी रेखा से संबंधित पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर्क रेखा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। चलो उसके बाद में और कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, कि राजस्थान का ऐसा भाग जो सबसे दूरी पर स्थित है, तो कर्क रेखा से सबसे दूर तो यही भाग है। मतलब अगर जिला पूछे तो कौन सा, श्रीगंगानगर जिला। तहसील पूछे तो श्रीगंगानगर, शहर पूछे तो श्रीगंगानगर। और अगर स्थान पूछा जाए तो कर्क रेखा से सबसे दूरी पे स्थित कौन सा स्थान है, वह कौन सा है, कोणा गांव है। कौन सा गांव है, कोणा गांव, जो कहाँ पड़ता है, जो श्रीगंगानगर में है, और श्रीगंगानगर तहसील में है। तो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित, कर्क रेखा से सबसे दूरी पे स्थित कौन सा गांव है, कोणा गांव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर्क रेखा से संबंधित पूछे जा सकते हैं, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। दोस्तों हमने जब राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ा था, उस समय आपको याद होगा मैंने एक नदी भी आपको पढ़ाई थी, इस नदी का नाम क्या था, माही नदी। और वह नदी भी इसको कितनी बार काटती है, इस रेखा को 2 बार पार करती है, ये वही रेखा है। समझ गए इस बात को। चलो ठीक है, अब अपन देखो बात करेंगे, अब बात करते हैं 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं, कर्क रेखा से संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी हम बात करते हैं। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि एक तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं, और एक सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, और कैसा कैसा परिवर्तन और कैसा कैसा बदलाव इसमें होता रहता है। तो इन सब के बारे में हम एक नई, हम ये कह सकते हैं कि हम इसे एक टॉपिक के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे, कि हम एक विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये लंबवत किरणें और तिरछी किरणें होती क्या हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको एक और बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने जब लॉन्गिट्यूड
और लेटीट्यूड के बारे में पढ़ाया था। एक पहले भी मेरी क्लासें आई है जिसमें मैंने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में विस्तार से पढ़ाया है। अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है। अगर यहाँ वो बात जल्दी से समझ में नहीं आए तो एक बार आप उसे देख लें जहाँ लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दिए हुए हैं। तो देखिए, ये एक विश्व ग्लोब का रेखा चित्र, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इधर से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है। इधर से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश। हमने उस टाइम पढ़ा था जैसे यह जो है यह सन, मतलब ये सूर्य है। ठीक है। सूर्य की यहाँ जब स्थिति होती है, जब सूर्य यहाँ स्थित होता है तब इसकी लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? तब उसकी सीधी किरणें पड़ेंगी 0 डिग्री अक्षांश, या उसकी सीधी किरणें पड़ेंगी कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर उसकी किरणें कब पड़ेंगी? तो यह पड़ती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस समय जो जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगी सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। मतलब ये होगा, अर्थ यहाँ पर ये है कि ऐसी स्थिति में दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं और बराबर पड़ने के कारण दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। कब? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी तिथि को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो या तो ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? 21 मार्च, या फिर क्या मिल जाएगा? 23 सितंबर। आगे हम बात करेंगे कि जब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, मतलब अब मान लीजिए सूर्य यहाँ है। देखिए दोस्तों, सूर्य जाता कहीं भी नहीं है, ये कहीं नहीं जाता है। ये पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण है, या पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षीय जो कार्य करती है उसकी वजह से ये किरणें सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना होता है। हालांकि बोलने में ये बोला जाता है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर जाता है, मतलब नहीं जाता है, वो उसकी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, ऐसी स्थिति में सूर्य उत्तरायण होता है। मतलब मार्च के बाद कब होता है? मार्च के बाद होता है। तो मार्च के बाद होता है तो अप्रैल, मई और जून। कहने का मतलब जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। कब पड़ती हैं? ये किरणें 21 जून को पड़ती हैं। कब पड़ती है? 21 जून को। तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। अब उत्तरी गोलार्ध में किरणें उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक जाएंगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये 90 डिग्री तक नहीं जाएंगी। क्यों? कि सूर्य अब कौन से गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें क्या होंगी? छोटी। ऐसी सिचुएशन में दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होती है और दिन क्या होते हैं? छोटे। क्योंकि अब सूर्य की किरणें जो है उनका तिरछापन बढ़ गया है। दक्षिणी गोलार्ध के लिए सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या हो गया है? बढ़ गया है। और बढ़ने के कारण वहाँ दिन की अवधि क्या हो गई? छोटी। दिन की अवधि क्या हो गई? छोटी। और रात की अवधि क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अब क्या होता है? 21 जून को सूर्य यहाँ है। 21 जून के बाद एक बात और ध्यान रखना आपको, कर्क रेखा से आगे यानी उत्तर में, कर्क रेखा से उत्तर में कहीं भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, कितने तक है? 23 डिग्री
30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। इसके उत्तर में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। चलो आगे हम बात करेंगे। देखिए 21 मार्च के बाद गया था अप्रैल, मई और कौन सा महीना, जून। अब देखो जितना समय उत्तरायण होने में लगा है उतना समय ही दक्षिणायन होने में लगेगा, मतलब वापस आने में लगेगा। कहने का अर्थ है कि जितना समय जाने में लगा है उतना समय ही वापस आने में लगेगा। तो देखिए जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त और कौन से महीने में 23 सितंबर को, सितंबर के महीने में एक बार फिर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम होगा दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। चलो अब सूर्य होगा दक्षिणायन, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत जाएगा। सितंबर तक का काम पूरा हो गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो 22 दिसंबर को दोस्तों सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। मकर रेखा पर क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अब दक्षिणायन हो गया है, दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी, रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को हम ये कहेंगे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे, रातें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। समझ गए इस बात को? ये मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से क्वेश्चन आपको हल करने हैं और वो कैसे हल होंगे देखना आप। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में सूर्य वापस कौन सी रेखा पर आ जाता है, भूमध्य रेखा। हमने यह काम 1 साल का पूरा कर लिया है। अब देखो क्या करना है। यहाँ से मान लीजिए ये कर्क रेखा है, मान लीजिए यहाँ से कौन सी रेखा है, देखिए इतनी दूरी पे नहीं है, बहुत दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन इस बोर्ड पर यहाँ समझाने के लिए मैं इतनी सी दूरी ही बना रहा हूँ। ठीक है, जितना ये ऊपर है उतना ही इससे दक्षिण में एक रेखा है और वह कौन सी है, वह मकर रेखा। 1 मिनट, मकर रेखा है, हाँ चलो इसे थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, दिख रहा है आराम से, थोड़ा और नीचे बनाएंगे इसे, सही है। ये देखिए ये कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ये है 0 डिग्री अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा। ठीक है, ये यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं 22 दिसंबर को। कब पड़ती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है कहाँ, मकर रेखा पर। अब मान लीजिए इसी सन को, इसी सूर्य को हम यहाँ बनाते हैं कि ये है सन, मतलब सूर्य। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जितना दक्षिणी गोलार्ध में तिरछापन है उतना ही तिरछापन कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों 21 मार्च के बाद सूर्य जब उत्तरायण होता है, मतलब ये हो गया अप्रैल, मई और जून, मतलब जून के महीने में 21 जून को सूर्य उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर आता है। कहने का अर्थ ये कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, चमकता है। यहाँ लंबवत चमक रहा है, कहने का अर्थ ये हुआ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सूर्य का सर्वाधिक लंबवत, राजस्थान की, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा लंबवत किरणें पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक यही है।
क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से निकलती है, सबसे नज़दीक यही है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, लंबवत। लेकिन यहाँ से आगे आप चलते जाएं, यहाँ से आगे आप ज्यों ज्यों जाते हैं सूर्य की किरणें, बोलो तिरछापन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तिरछापन बढ़ नहीं रहा क्या? बोलो, बढ़ रहा है। तो सूर्य की लंबवत किरणें राजस्थान में पड़ती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान में। लेकिन सूर्य की किरणों का तिरछापन देखो, सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है? श्रीगंगानगर है। तो यहाँ से श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान का वह जिला जहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, तो वह कौन सा है? श्रीगंगानगर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के का वह जिला जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। समझ गए इस बात को? दूसरा, कभी कभी ऐसे लाइनों में क्वेश्चन दे देते हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या कि राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। देख सकते हैं आप, जो जो उत्तर की ओर जा रहे हैं उसी के साथ साथ सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तिरछापन बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो तिरछापन घटता है। ये बात भी आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर स्थान पूछ लिया जाए, कभी कभी जिला नहीं पूछकर स्थान पूछ लें कि निम्न में से कौन से स्थान पर सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती है और राजस्थान का स्थान पूछा गया है, तो कौन सा गांव होगा? कोणा गांव, क्योंकि यह सबसे उत्तर में स्थित है। क्योंकि यह सबसे क्या है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर दक्षिण में पूछा जाए कि जहाँ सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ेंगी, तो आपको बांसवाड़ा जिले का नाम ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने सितंबर को? 23 सितंबर को। उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। अब देखिए, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे दें आप। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी तिथि को, 4 तिथियां मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 4 तिथियां मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहली जो तिथि है, ए जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन आपको बोल दूंगा, वो सुन लेना आप। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एक है 21 जून, बी ऑप्शन है 23 सितंबर, डी ऑप्शन है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 21 मार्च, और ये सी, और ये डी ऑप्शन है, ये है 22 दिसंबर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, और इन 4 ऑप्शनों में से क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी तिथि को सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान को प्राप्त होती है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि निम्न में से ये 4 तिथियाँ आपके सामने हैं कि निम्न में से कौन सी तिथि को राजस्थान को सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किरणें कैसी हैं? लंबवत पड़ रही है। यहाँ दोनों गोलार्ध में तिरछी पड़ रही है। 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें, और जो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं, मैं उनका नाम अगली क्लास में आपके सबके सामने यहाँ बोलूँगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बोला है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की
पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई, या पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 869। ये कितनी है? 826। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जो है उन दोनों के विस्तार में कितना अंतर है, उस विस्तार में कितना अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, आप मुझे जवाब दें, और आप जवाब देने वाले का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें आप, और वहाँ मैं आपको बोल दूंगा, मतलब अगले वीडियो में उसका नाम बोला जाएगा कि वास्तव में उसने सही जवाब ही दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये पश्चिमी देशांतर, राजस्थान के तो पश्चिम में है, ये राजस्थान के किधर है? पूर्व में है। ये कितना था? ये था 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री कितना है? 30 मिनट। ये कितना था? 78 डिग्री 17 मिनट। कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट यहाँ था। ठीक है, अब आपसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के समय में कितना अंतर है, क्योंकि देशांतर जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं होती हैं इसलिए आपको पता है कि देशांतर रेखाएं समय को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती है? समय को प्रदर्शित करती है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पश्चिम कटरा, सम तहसील जैसलमेर, इधर कौन सी है? हम ये कह सकते हैं कि सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिले, दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है और कितने सेकंड का अंतर है, ये आप मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे विस्तार से आपको बता दूंगा कि वास्तव में हकीकत में इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है? पूर्व में। और पूर्व में सबसे पूर्व का जिला कौन सा है? धौलपुर। जैसे जापान पूर्व में है, सबसे पहले सूर्योदय होता है, उसके बाद में जो जो जापान से पश्चिम में आते हैं उनमें समय पीछे उदय होता है, मतलब सूर्य बाद में उदय होता है। तो यही इस बात का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है तो वह जिला कौन सा है? धौलपुर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां सबसे पहले सूर्यास्त होता है तो वह भी कौन सा होगा? धौलपुर। देखिए एक बार मैं इनको मिटाकर आपके सामने थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो सबसे पहले सूर्योदय होता है कौन से जिले में? धौलपुर जिले में। स्थान पूछे सिलाना गांव, तहसील पूछे राजाखेड़ा। ठीक है, अगर आ जाए कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? सूर्यास्त, सूर्य अस्त कहाँ होता है? तो जहाँ पहले उदय होता है वहीं पहले क्या होता है? अस्त होता है। तो मतलब क्या होगा? धौलपुर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में सूर्य सबसे बाद में उदय होता है, सूर्य की किरणें सबसे बाद पहुंचती हैं, तो वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है? तो अस्त भी कहाँ होता है? जैसलमेर जिले में ही होता है। उसके बाद में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ ली जाती हैं, उनका ध्यान रखना। ऑप्शन में धौलपुर नहीं देकर वो भरतपुर दे सकते हैं, वो करौली दे सकते हैं, वो अलवर का नाम दे सकते हैं, वो जयपुर का नाम दे सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले उदय होता है और पश्चिमी भाग में बाद में उदय होता है। ठीक है, पूर्वी भाग में पहले अस्त होता है और पश्चिमी भाग में बाद में क्या होता है? अस्त होता है। क्योंकि इस तरह आप ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपके सामने क्या होगा? आप पूरे राजस्थान के मानचित्र को जानते हो कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है, कौन से जिले की पूर्व सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, गौर करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही।
दोस्तों अब मुझे बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास में कोई कमी हो तो उसके संबंध में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।